बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार 13 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ है उसमें 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 241 यात्री की मौत हो चुकी है। एक यात्री किसी तरह से बच गए हैं, जहां बचने की खबर सामने आई है। जो बचे हैं उनका नाम भी सामने आया है, उनका नाम विश्वास बताया जा रहा है। 242 में से 241 यात्री की मौत हो गई है, सिर्फ एक यात्री बचे हैं जिसका नाम विश्वास है। ये खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया की फ्लाइट A171 एक भयानक विमान दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 यात्रियों की मौत हो गई। जहां अहमदाबाद के कमिश्नर GS मलिक ने पुष्टि की है कि इस हादसे में एक यात्री बचने की बात कही गई है, बाकी सभी की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि ये विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जहां आपको बता दूं कि ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था, जिसमें 232 यात्री और 10 चालक दल के सदस्य सवार थे। जब विमान अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा था, उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकरा गया। बिहार सरकार के पंचायत राज विभाग ने वंशावली शपथ पत्र से संबंधित प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र को वंशावली के लिए वैध माना जाएगा। जब पहले पंचायत सचिव इस प्रक्रिया में देरी करते थे और केवल कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर SDO द्वारा जारी शपथ पत्र की मांग करते थे, जिससे आम लोगों को जातीय आवास, आय, वृद्धा पेंशन और भी विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती थी। इस नए नियम से इन योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाएगा। जब पंचायत राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि वंशावली संबंधित शपथ पत्र एक स्वैच्छिक तथ्यात्मक घोषणा है, जिसे नोटरी पब्लिक या फिर ऑथ कमिश्नर जैसे विधि द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों PM किसान योजना के तहत एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त में अब तक की सबसे बड़ी राशि यानी कि 4,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया गया है। अभी तक इस योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में भेजी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने दोगुना करके किसानों की मुस्कान चौगुनी कर दी है। ये कदम न केवल किसानों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि खेती किसानी को और मजबूत करने में भी मददगार साबित होगा। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में छोटे और फिर सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए हुई थी। इसका उद्देश्य बीज, खाद, कीटनाशक और फिर सिंचाई जैसे खर्चों में मदद करना है, ताकि किसानों को कर्ज के बोझ तले दबना ना पड़े। आपको बता दें कि 4,000 की इस बढ़ी हुई किस्त से किसानों को खेती में नई ऊर्जा मिलेगी और उनकी माली हालात में सुधार होगा। ये योजना ग्रामीण भारत की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए वरदान साबित होगी। वहीं पर 20वीं किस्त के बारे में अगर बात की जाए तो सरकारी सूत्रों की माने तो 20वीं किस्त जून 2025 के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट DBT के जरिए भेजी जाएगी। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान बाकी है। जिन किसानों ने eKYC और फिर जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर लिया है, उनके लिए ये राशि समय पर खाते में आ जाएगी। लेकिन अगर इन प्रक्रिया में कोई भी कमी रह गई है तो फिर राशि अटक सकती है। दोस्तों बिहार में प्रचंड गर्मी चल रही है। 12 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। जी आपको बता दूं कि बिहार के कई जिलों में प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। बिहार के कई हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप रहा है। राज्य भर में कम से कम 12 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह जानकारी दी गई है। आपको बता दूं कि बीते बुधवार को जारी पटना मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक बक्सर जिले में सबसे अधिक 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा गोपालगंज में 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
गया। रोहतास के डेहरी में 41.5 डिग्री, भोजपुर में 40.8 डिग्री, पटना में 40.7 डिग्री, गया जी और फिर औरंगाबाद में 40.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। जब आपको बता दूं कि मौसम विभाग के माने तो अगले कुछ दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने लोगों को गर्मी से बचने, ठंडक बनाए रखने और फिर शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने की सलाह दी है। वहीं पर दूसरी ओर बिहार के उत्तरी इलाकों के कुछ भागों में आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इसके साथ ही मेघ गर्जन, हल्की बारिश और फिर वज्रपात को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि सुपौल, अररिया और किशनगंज को छोड़कर के पटना सहित बचे हुए जिलों में गर्म और फिर आर्द्र दिन रहने की चेतावनी जारी की है। दोस्तों, भीषण गर्मी से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जहाँ मामला बिहार के शिवहर जिले के सदर थाना क्षेत्र के महुआरी गांव में बुधवार शाम को भीषण गर्मी और लू के कारण 30 वर्षीय रवि राम की दर्दनाक जान चली गई। जहाँ घर की मरम्मत के दौरान लू लगने से वे अचानक गिर पड़े और फिर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी वो दम तोड़ दिया। जहाँ रवि के परिवार में पत्नी और फिर दो छोटे बच्चे हैं। उनके गुजरने के बाद रो रो कर की बुरा हाल है। दोस्तों, बिहार में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ और फिर आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार के 38 स्टेट हाईवे जिनकी कुल लंबाई 2515 किलोमीटर है, उन्हें नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जाएगा। ये कदम बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने और फिर क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए अहम माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत बिहार के कुल 32 जिलों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य पथ निर्माण विभाग ने मिलकर के इस कार्य को प्राथमिकता दी है। जब विभाग ने इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है और फिर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जा रही है। जब पथ निर्माण मंत्री के अनुसार इन सड़कों को 4 लेन यानी कि 4 लेन में तब्दील किया जाएगा, जिससे वाहनों की रफ्तार में वृद्धि होगी और फिर यात्रा में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी। दोस्तों, हमारे भारत देश में बुजुर्गों के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है जो उनके जीवन को और अधिक सम्मानजनक और फिर सुरक्षित बनाने का वादा करता है। जहाँ अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है या फिर आप खुद 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं तो फिर केंद्र सरकार की नई पहल सीनियर सिटीजन्स योजना 2025 आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इस योजना का मकसद है बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में वह सम्मान दिलाना जिसके वे हकदार हैं। जब केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन योजना 2025 को विशेष रूप से 60 वर्ष और फिर उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी कि सालाना 36,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में जमा होंगे। खास बात यह है कि ये राशि पूरी तरीके से कर मुक्त होगी, यानी कि लोन यानी कि ब्याज मुक्त होगी। योजना की प्रक्रिया को सरल और फिर पारदर्शी बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। आपको बता दें कि भारत में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई पेंशन है और ना ही कोई निश्चित आय का स्रोत है। यह छोटे मोटे ज़रूरतों के लिए वे दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान प्रभावित होता है। दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए की सरकार तय है। नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार 2025 से लेकर के 2030 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनके नेतृत्व में बिहार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। जब गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक होनी है। वहीं पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लाउरू को लेकर के नीरज कुमार ने कहा है कि उन्होंने तो पहले ही तेजस्वी को नेता मानने की भूमिका से खुद को अलग कर लिया है। उम्मीद है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव महागठबंधन में शामिल दलों से एक सवाल जरूर पूछेंगे कि उनका भविष्य क्या होगा। जब उनके पिता राजद के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अंतिम इच्छा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात मिली है। नीतीश सरकार ने मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य समेत अन्य सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में हुई बैठक में ये घोषणा की है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को अब कार्यकाल के दौरान सामान्य कारणों से मौत होने पर भी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। जब पहले सिर्फ आकस्मिक मौत पर यह राशि मिलती थी। बिहार सरकार
सरकार के ताज़ा निर्णय के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष को जो हर महीने 20,000 रुपये भत्ता मिलता था उसे बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह जिला परिषद के उपाध्यक्ष के मासिक भत्ते को 10,000 रुपये से बढ़ा करके 20,000 रुपये यानी कि 2 गुना कर दिया गया है। मुखिया का मानदेय भी 5,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद के सदस्यों एवं अन्य प्रतिनिधियों के मानदेय में भी इजाफा किया गया। जब बिहार में अब पंचायतों के मुखिया का पावर बढ़ गया है, या नीतीश सरकार ने 10 लाख रुपए तक की मनरेगा योजना की स्वीकृति देने का अधिकार मुखिया को दे दिया गया है। इसके लिए उन्हें किसी भी तरीके का प्रशासनिक मंजूरी नहीं लेनी होगी। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को घेरा है। उन्होंने कहा कि दोनों गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। दरअसल बात यह है कि प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चिराग जी को बिहार में बड़ी भूमिका निभानी है तो उन्हें दिल्ली का मोह त्यागना होगा और बिहार में अधिक समय बिताना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत भोजपुर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। जब शाहपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने आरा के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमने पदयात्रा शुरू की थी तो फिर इंडिया गठबंधन वाले कहते थे कि ये भाजपा की बी टीम है। आज जब एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के नेताओं को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है तो अब एनडीए वाले कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन की बी टीम है और इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये एनडीए की बी टीम है। और इसमें भी इन दोनों गठबंधनों के वे नेता ही जनसुराज के खिलाफ बोल रहे हैं या बयान दे रहे हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, बल्कि इन दोनों गठबंधनों के जो विधायक हैं या जिन्हें चुनाव लड़ना है वे जनसुराज के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जिन्हें चुनाव लड़ना है वे जनसुराज से पूरी तरीके से डरे हुए हैं। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार का एनडीए में फिर से शामिल होने का फैसला सही था? ये सवाल जनता से पूछा गया तो जनता ने क्या जवाब दिया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एनडीए ने बिहार में लोकसभा चुनाव में 30 सीटें हासिल की, जो बिहार में सबसे अधिक है, जिससे उसे बहुमत का आंकड़ा पार करने और फिर सरकार बनाने में मदद मिली है। भाजपा और जेडीयू ने 17 और फिर 16 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 12 सीटें जीती, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी ने सभी 5 सीटें जीती और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने गठबंधन के हिस्से के रूप में 1 सीट जीती। जेडीयू का प्रदर्शन दर्शाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल होकर के सही फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक उस समय जेडीयू के सभी 16 सांसदों ने नीतीश कुमार से एनडीए में शामिल होने का आग्रह किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को रेखांकित किया था। महागठबंधन ने चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के व्यापक प्रचार के बावजूद राजद 23 सीटों में से केवल 4 सीटें जीत सकी, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों में से 3 सीटें जीती। इससे पता चलता है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहते तो फिर जेडीयू को ज़्यादा नुकसान हो सकता था। दोस्तों, बिहार में आने वाले कुछ सालों में कई शहरों में हवाई सेवा की सुविधा देने की योजना पर काम चल रहा है। इस बीच सरकार की उत्तर बिहार में 2026 से एक और एयरपोर्ट शुरू करने की योजना है, जहां मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट से अगले साल विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की है। सम्राट चौधरी गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित प्रोफेशनल मीट में शिरकत करने में मुजफ्फर पहुंचे थे। यह कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में कई हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से अगले साल उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर रनवे का काम विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इसके लिए आवश्यकता अनुसार जमीन का अधिग्रहण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट शुरू होने के बाद आसपास के जिलों में हवाई सेवा और सुलभ हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के साथ ही वैशाली, समस्तीपुर और फिर अन्य जिलों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बिहार की चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से सामाजिक मुद्दों पर खुल करके अपनी बात रखी है। इस बार उन्होंने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नेहा सिंह राठौर ने कहा कि बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव वहां की जनता की समझदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। उन्होंने डोर टू कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इस बार चुनाव इसी मुद्दे पर होना चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने उन लोगों को बिहार का दुश्मन बताया है जो चुनाव में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को छोड़ करके सिंदूर जैसे भावनात्मक और फिर धर्म संप्रदाय आधारित मुद्दों पर बात करेंगे। जहां उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे भटकाने वाले तत्वों पर नजर रखें और असली मुद्दों से ना भटकें। जब पत्रकारों पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि पत्रकारों पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा कि
कि कुछ पत्रकार गृह मंत्री के भोज में शामिल होकर के लौट चुके हैं और अब बिहार पहुंचने वाले हैं। ये उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसे पत्रकारों से सवाल पूछा जाए जो सरकार की तरफदारी करके जनता के असली मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं पर नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जनता खुद सवाल पूछे, सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि उन पत्रकारों से भी जो सरकार का नमक खा करके जनता का दर्द भूल जाते हैं। उन्होंने बार बार ये बात दोहराई है कि असली मुद्दा बेरोजगारी है, ये बात गांठ बांध लीजिए। दोस्तों, बिहार में मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच महिला डॉक्टर रील बनाने लगी है। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बात यह है कि बिहार के जिला मुख्यालय स्थित चकिया रोड से एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आया है, जिसमें बीएसएमएस चिकित्सक डॉक्टर कंचन कुमारी एक महिला का सिजेरियन ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में देखा गया है कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक के भांजे द्वारा उसका रील बनाया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हरकत मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक और फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वीडियो में कई नियमों और फिर मानकों की खुलेआम अनदेखी दिखाई दी गई है। डॉक्टर कंचन ने ऑपरेशन के दौरान एप्रन तो पहना हुआ है, लेकिन उनकी और फिर अन्य सहयोगी कर्मियों ने ना तो मास्क पहना है और ना ही सर्जिकल कैप लगाया है, जो संक्रमण नियंत्रण की बुनियादी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है, जहां पर सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि चिकित्सक का भांजा यानी कि डॉक्टर का भांजा ऑपरेशन के दौरान मोबाइल से रील बनाता हुआ नजर आया है और फिर कैमरे के सामने ये कहती भी सुना जा सकता है कि मेरी मामी जितना भी सिजेरियन करती है उसमें बेटा ही पैदा होता है। ये इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी न सिर्फ चिकित्सा पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि लिंग आधारित भ्रांतियां और फिर सामाजिक पूर्वाग्रह को भी बढ़ावा देती है। दोस्तों, मनीष कश्यप के बीजेपी से इस्तीफा के बाद आरजेडी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है, जहां उनके इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और खास करके आरजेडी में शामिल होने को लेकर के अटकलें तेज हो गई है। जहां आपको बता दें कि मनीष कश्यप के इस्तीफे और फिर उनके कुछ हालिया बयानों ने इस तरीके की चर्चा को और बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से तेज प्रताप यादव के साथ उनकी नजदीकी को लेकर के। मनीष कश्यप जो अपने यूट्यूब चैनल मनीष कश्यप के जरिए सामाजिक और फिर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद ये संकेत दिया है कि वे अब पार्टी राजनीति से हट करके एक नए दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। उनके इस इस्तीफे के बाद से राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या वे आरजेडी का हिस्सा बन सकते हैं, जो वर्तमान में बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में सक्रिय है। मनीष कश्यप के इस्तीफे के बाद उनके कुछ बयान और फिर खास करके तेज प्रताप यादव के साथ उनकी नजदीकी की चर्चा है ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। तेज प्रताप यादव जो कि आरजेडी के प्रमुख नेता और फिर बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनीष कश्यप के साथ कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम में भी नजर आ चुके हैं। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकी ने ये संकेत दिए हैं कि मनीष कश्यप शायद आरजेडी के साथ जुड़ने का मन बना रहे हों। दोस्तों, चुनाव को लेकर के नेता टिकट के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगे हैं। कल सुबह सुबह पूर्व जदयू एमएलसी रणविजय सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंच गए। जेडीयू के पूर्व एमएलसी के अचानक राबड़ी आवास पहुंचने से सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी लालू प्रसाद यादव से मिलने क्यों पहुंचे, इसको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। राबड़ी आवास में दोनों की मुलाकात हुई। गौरतलब है कि रणविजय सिंह को पहली बार विधान परिषद में आरजेडी ने ही भेजा था, लेकिन आगे चल करके उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया, जेडीयू के साथ चले गए। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से उन्हें सीट नहीं मिल पाया। वे आरा जिले की बराहरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू के लिए ये सीट नहीं छोड़ी। इस बार भी इस बात की संभावना बहुत कम है कि बीजेपी अपनी सिटिंग सीट जेडीयू के लिए छोड़ेगी। ऐसे में रणविजय सिंह ये मान चुके हैं कि एनडीए से टिकट मिलना मुश्किल है। वे लालू यादव से मिलकर के अपनी टिकट फाइनल करा लेना चाहते हैं। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार जनसुराज या तो अर्श पर या तो फर्श पर। उन्होंने कहा कि या तो हमें इतनी कम सीटें मिलेगी कि हमें अगले 5-6 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर इतनी सीटें मिलेगी कि हम बिहार की व्यवस्था बदलने में लग जाएंगे। या बिहार के हालात तो हर हाल में बदलनी है। उन्होंने कहा कि नवंबर के बाद बिहार जैसे पहले जैसे नहीं रहेगा। नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे, या कोई नया सीएम होगा
जो भी मुख्यमंत्री हो, नवंबर के बाद बिहार की व्यवस्था पूरी तरीके से बदलने वाली है। यह प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में बदलाव चाहिए तो फिर नेताओं का नहीं, जनता का राज चाहिए। बच्चों की पढ़ाई और फिर रोजगार के लिए वोटिंग कीजिए। भोजपुरी में प्रशांत किशोर ने कहा है कि वोट देव अनाज और सिलेंडर खातिर तो रोजगार कैसे पाइब। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बिहार कांग्रेस नेताओं ने पटना के साथ ही अन्य जिला नियोजन कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही रोजगार और फिर नौकरी की मांग करते हुए बेरोजगार युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया था। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने अपनी सभी जिला प्रभारी को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया था कि इस प्रदेश में यानी कि इस बिहार में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है। बावजूद भी सरकार समस्या से निदान के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। राजेश राम ने कहा है कि सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचता है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के बाद गुरुवार को युवा कांग्रेस और फिर कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर के संयुक्त रूप से नियोजन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दोस्तों, मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के लाभुकों को की संख्या अब 50 लाख पहुंचने वाली है, जहां प्रति माह 400 रुपये की राशि इस योजना के तहत लाभुकों को दी जाती है। समाज कल्याण विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस योजना के लाभुकों की संख्या 49,56,103 पर पहुंच गई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना के लाभुकों के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से 2,07,15,70,000 रुपये भेजेंगे। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के तहत 2,41,21,82,000 रुपये भी मुख्यमंत्री के स्तर पर डीबीटी के जरिए जाने हैं। इन योजनाओं में बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना और भी कई सारे पेंशन योजना है जो कि वृद्धजनों के लिए है। दोस्तों, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब बिहार में बिजली वितरण कंपनियां बिजली कनेक्शन देने में मनमानी नहीं कर पाएंगे। यह बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि महानगर क्षेत्र में 3 दिन, नगर निगम क्षेत्र में 7 दिन और फिर ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में अधिकतम 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन प्रदान करना अनिवार्य होगा। यदि इन समय सीमाओं का उल्लंघन होता है तो फिर संबंधित बिजली कंपनी को प्रतिदिन 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जब पिछले साल बिहार बिजली कंपनी ने विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें आम जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए बिहार बिजली सप्लाई कोड 2007 में 8वें संशोधन का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, बिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब तक कई लोग फंस चुके हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में साइबर अपराधियों का तांडव जारी है। साइबर अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जहां हर दिन साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस बार अपराधी मोबाइल फोन से लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब तक 20,000 से अधिक लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। दरअसल मोबाइल फोन का 15 अंकों वाला IMEI नंबर जो हर हैंडसेट यानी कि मोबाइल फोन की यूनिक पहचान होती है, अब वह साइबर ठगों के लिए ठगी का हथियार बन गया है। बिहार में अब तक 20,435 लोग ऐसे फर्जी मोबाइल से आए कॉल का शिकार बन गए हैं, जिनका IMEI नंबर बदल गया था। जब संचार साथी ऐप पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब दूरसंचार विभाग ने जांच कराई तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में यह भी सामने आया है कि देश भर में करीब 1 करोड़ मोबाइल फोन डुप्लीकेट IMEI नंबर पर चल रहे हैं, जिनमें बिहार के 5.57 लाख हैंडसेट शामिल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खड़गे साहब बुजुर्ग हो गए हैं और उन्हें गांधी परिवार की पारिवारिक दास्तां से मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने नेहरू और फिर कांग्रेस की गलतियों को सुधार करके भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने कई गलतियां की है, जैसे कि कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना, तिब्बत में गलतियां करना और फिर 34,000 वर्ग किलोमीटर की चीनी जमीन को छोड़ना। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए काम किया, लेकिन अगर वह समय पर कार्रवाई करती तो फिर और बेहतर होता। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की गलतियों की सिलसिला जारी है और फिर नरेंद्र मोदी ने भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया में भारत के लोगों को मान सम्मान मिलता है और यह नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बम्पर बहाली की जा रही है। सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। इसी कड़ी में मद्य निषेध और फिर उत्पाद एवं निबंधन विभाग में बम्पर बहाली निकाली गई है। दरअसल मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। विभाग में कुल 2180 पदों पर सीधी बहाली हो जाएगी, जबकि 1245 पदों को प्रोन्नति के जरिए भरा जाएगा। विभाग ने सीधी नियुक्तियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित चयन आयोग को अधियाचना भेजी दी जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा मद्य निषेध सिपाही के 1603 पद हैं, जिसके लिए अधियाचना केंद्रीय चयन पार्षद के सिपाही भर्ती को भेजी गई है। इसके अलावा विभिन्न आयोगों को अलग अलग पदों के लिए अधियाचना भेजी गई है। महाकुंभ के खत्म होने के 105वें दिन के बाद चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या 37 नहीं बल्कि 82 है, जिसे सरकार ने छिपाने का काम किया है। 26 परिवार के लोगों से यूपी पुलिस ने तबीयत बिगड़ने से मौत होने की बात लिखे हुए फॉर्म पर साइन कराया और उन्हें बदले में 5-5 लाख रुपए दिए गए। ये सारी बातें रिपोर्ट में कही गई है। अब इसे लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कुंभ मेले की भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े छिपाए गए हैं। जैसे कि कोविड में गरीबों की लाशें आंकड़ों से मिटा दी गई थी, जैसे हर बड़े रेल हादसे के बाद सच्चाई दबा दी जाती है, वैसे ही यही तो बीजेपी मॉडल है। गरीबों की गिनती नहीं तो फिर जिम्मेदारी भी नहीं। वहीं पर आपको बता दें कि बीबीसी हिंदी ने एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया है कि योगी सरकार ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में लोगों की जान जाने के आंकड़े को छुपाने का काम किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महाकुंभ में कुल 82 लोगों की जान गई थी, जबकि सरकार ने 37 का आंकड़ा ही जारी किया है। जब बात तो ये भी सामने आई है कि भगदड़ में मारे गए लोगों से यूपी पुलिस ने जबरदस्ती साइन करवाया है कि उनके परिजनों की जान भगदड़ में नहीं बल्कि बीमारी की वजह से गई, जिसके लिए 5-5 लाख रुपए दिए गए। जब पैसे देते हुए पुलिस का वीडियो भी मौजूद है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 26 परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं, जिनमें से 18 परिवार उत्तर प्रदेश के, 5 बिहार के, 2 पश्चिम बंगाल के और 1 झारखंड का परिवार है, जिन पर दबाव डाल करके कागजों में साइन करवाया गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उनके पास 82 लोगों की मौत और फिर पुलिस द्वारा पैसे देने के पुख्ता सबूत हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस एक खास जगह से सुर्खियों में रहती है। ये ट्रेन दक्षिण भारत के छोर कन्याकुमारी से शुरू होकर के देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है। कुल 4154 किलोमीटर की दूरी और 75 घंटे 25 मिनट के सफर के साथ ये ट्रेन भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी रूट वाली यात्री ट्रेन मानी जाती है। देश के 9 राज्यों से होकर के गुजरने वाली ये ट्रेन करीब 60 बड़े स्टेशनों पर रुकती है। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिहार जैसे विशाल और जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में इसका सिर्फ एक ही ठहराव है, वह किशनगंज रेलवे स्टेशन। जहाँ किशनगंज में सिर्फ 2 मिनट तक ठहराव होती है। विवेक एक्सप्रेस जब अपने तीसरे दिन की यात्रा में किशनगंज स्टेशन पहुंचती है तो फिर रात के 10:10 तक ये स्टेशन पर आती है और फिर सिर्फ 2 मिनट यानी कि 10:12 पर रवाना हो जाती है। इतना प्रतिष्ठित ट्रेन बिहार के बाकी किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जो किशनगंज को विशेष बनाता है। ट्रेन के किशनगंज पहुंचने से पहले मालदा टाउन और फिर बाद में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन इसके पड़ाव आते हैं। जब विवेक एक्सप्रेस का नाम स्वामी विवेकानंद की स्मृति में रखा गया है और फिर ये ट्रेन भारत की विविधता, सांस्कृतिक, भाषाई और फिर भौगोलिक की प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, क्या भारत में भयंकर तबाही आने वाली है? दरअसल बात यह है कि दुनिया की सबसे लंबी बोनफिश में से एक मानी जाती है। ये मछली अक्सर 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहती है और 30 फीट तक लंबी हो जा सकती है। और इस फिश का शरीर चमकदार चांदी जैसा और फिर रिबन के समान लहराता हुआ होता है, जहाँ इसके सिर के ऊपर एक लाल रंग की लंबी पंखनुमा शिखा होती है। इसका सतह पर आना बेहद दुर्लभ घटना मानी जाती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मछुआरों ने एक विशाल और फिश को पकड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों में भय और फिर कौतूहल फैल गया है। इसे परलेकारी मछली कहा जाने लगा है। यह और फिश का इतिहास कई प्राकृतिक आपदाओं के साथ जोड़ा गया है। इसकी उपस्थिति को कई बार भूकंप या फिर सुनामी के पूर्व संकेत के रूप में देखा गया है। जापान के
फुकुशिमा में साल 2011 में आए भूकंप और फिर सुनामी से पहले कई ओवरफिश तटों पर देखी गई थी। मैक्सिको में बड़े भूकंप के पहले ओवरफिश समुद्र में तैरती हुई दिखाई दी। वहीं पर फिलीपींस में साल 2020 के दौरान 2 ओवरफिश दिखी और फिर कुछ दिनों बाद भूकंप आया था। इसी तरह से अब हमारे भारत में भी ये ओवरफिश दिखाई दी है। कहा जाता है कि ओवरफिश तमिलनाडु में दिखाई दी है और इसके ये बुरे संकेत हैं। प्राकृतिक आपदाओं से पहले ये ओवरफिश का दिखना ये बहुत ही बुरे संकेत हैं, कुछ भी हो सकता है। किशनगंज सीमांचल इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और फिर पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। उमस और फिर लू ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आमतौर पर ठंडे और नमी से भरपूर माने जाने वाले सीमांचल इलाके में इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ लिया है। गर्मी का असर सबसे ज्यादा रोजाना काम पर जाने वाले मजदूरों, किसानों, रिक्शा चालकों और फिर स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। जब दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है और लोग, अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप दुर्गेश्वरी बजाज किशनगंज से मात्र 9,999 रुपए डाउन पेमेंट में पल्सर 125 सीसी बाइक घर ले जा सकते हैं। इसमें हेलमेट भी फ्री है। इस बाइक की कीमत मात्र 99,999 रुपए है। इस बाइक का एक स्लोगन है कि सिर्फ पल्सर में ही है वह दम, जो दाम है 1 लाख से भी कम। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और पल्सर बाइक खरीदिए, वो भी 9,999 रुपए डाउन पेमेंट से। जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलते हैं। मेडिकल स्टोर में ORS, ग्लूकोन डी जैसे प्रोडक्ट की मांग अचानक बढ़ गई है। जब मौसम विभाग के माने तो अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई भी संभावना नहीं है। पूरे सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। जब दिन का तापमान 39 से 41 डिग्री और फिर रात का तापमान 27 से 28 डिग्री तक बना हुआ है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक अधिक है। इस बार मानसून भी देरी से आ रहा है। आमतौर पर 15 जून तक सीमांचल में पहली बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार पूर्वानुमान है कि 17 से 18 जून तक ही मानसून दस्तक देगा। इस देरी का असर खेतों की बुआई पर भी पड़ रहा है और फिर किसान चिंतित है। वहीं पर गर्मी से बचने के उपाय के बारे में अगर बात की जाए तो दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें। जब घर से बाहर जाते समय छाता या टोपी का प्रयोग करें। वहीं पर हल्के रंग की सूती कपड़े पहने, खूब पानी पिएं, दबा करके नींबू पानी या फिर ORS का भी आप सेवन करें। जब बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बेवजह वाहन लेकर के यानी कि गाड़ी लेकर के बाहर ना निकले, खास करके बाइक से। वहीं पर PHC और फिर जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से संबंधित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है, जब प्रशासन की ओर से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं पर सीमांचल के लोग जहां पर मानसून की पहली बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर प्रशासन से उम्मीद है कि गर्मी से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं। जब समय रहते सतर्कता ही इस गर्मी से राहत का एकमात्र उपाय है। वहीं पर अगले 2 दिनों तक गर्मी और लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की ओर बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, किशनगंज में किशनगंज कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन सहित कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। जहाँ दरअसल बात यह है कि बेरोजगारी के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन के दौरान ही ये कार्रवाई हुई है। दरअसल किशनगंज में बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। स्थानीय विधायक इजहारुल हुसैन समेत करीब 20 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। जब आपको बता दूं कि किशनगंज शहर के जुलजुली में कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन सहित कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। जब प्रशासन की अनुमति नहीं के कारण टाउन थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। सभी नेताओं को हिरासत में लेकर के थाने ले जाया गया। इस दौरान विधायक इजहारुल हुसैन ने कहा कि ये आंदोलन राहुल गांधी और फिर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर किया गया है। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में हजारों कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया है और फिर सरकार के खिलाफ बेरोजगार की मांग की गई है। वहीं पर जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू ने सरकार को दमनकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि वे जेल और फिर लाठी से नहीं डरते। उनका ये आंदोलन अभी सिर्फ सड़क पर हुआ, आगे ये सदन तक जाएगा। वहीं पर मामले पर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर यह कार्रवाई की गई है। यह शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। यह सभी नेताओं को PR बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, बिहार में मुखिया जी का पावर बढ़ गया है। जब बिहार में मुखिया जी अब 10 लाख रुपए तक काम कर सकते हैं। जब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई 6 बड़ी घोषणाएं हुई है। दरअसल बात यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई 6 बड़ी घोषणाएं कर दी है। खास करके मुखिया जी के पावर को बढ़ा दिया गया है। यह दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के शीर्ष मंडल के साथ बैठक की। जब बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के शिष्ट मंडल के साथ बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव एवं विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा आपकी मांगों से हमें अवगत भी कराया गया है। जहाँ आपकी अधिकतर मांगों के संबंध में पंचायती राज विभाग नियम अनुसार कार्रवाई कर रहा है। उनमें से जो आपकी महत्वपूर्ण मांग है उनके संबंध में मैं घोषणा करता हूँ। यहाँ पर ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा योजना में अब तक 5 लाख रुपए तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्राप्त हुई है। इस सीमा को बढ़ाकर के 10 लाख रुपए तक करने का आदेश दिया गया है। जब पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को 1.5 गुना बढ़ाने का आदेश दिया गया है। ये लक्ष्य रखा गया है कि राज्य की यानी कि बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में इस साल होने वाले चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन बनकर के तैयार हो जाएं। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा बचे हुए 1069 नए पंचायत सरकार भवनों की भी स्वीकृति दी गई है। इन स्वीकृत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का आदेश दिया गया है। इसके लिए जमीन यदि मुख्यालय वाले गांव में नहीं है तो फिर पास वाले गांव में भी जमीन ली जा सकती है। जल्द ही जमीन का चयन करके काम शुरू करके समय से पहले पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है। वहीं पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों द्वारा उन्हें प्राप्त 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि का उपयोग में तेजी लाने के लिए 15 लाख रुपए तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय तौर पर किया जा सकेगा। जब बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि साल 2006 में पंचायती राज संस्थानों एवं साल 2007 में नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। जहां हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किया है। बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिनिधि बनकर के समाज में नेतृत्व कर रही है। सभी वर्गों के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है। दोस्तों, किशनगंज में ईंट रेट को लेकर के पूर्व विधायक तौसीफ आलम लगातार मुखर बने हुए हैं। जी हाँ, आज एक बार फिर से उन्होंने एक जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में उन्होंने ईंट रेट को लेकर के हल्ला बोला है। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने जनता को संबोधित करते हुए ईंट के बढ़ते दाम और फिर खनन विभाग की अनियमितताओं के खिलाफ खुल करके आवाज उठाई है। यह सभा में तौसीफ आलम ने कहा है कि बहादुरगंज समेत सीमांचल क्षेत्र के लोग पहले ही बेरोजगारी, महंगाई और फिर बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में ईंट के रेट में मनमाने तरीके से की जा रही बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खनन विभाग के अधिकारियों और फिर स्थानीय दलालों की मिली भगत से ईंट व्यवसाय में भ्रष्टाचार और लूट मच रही है। वहीं पर ईंट का रेट गरीब मजदूर और फिर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। तौसीफ आलम ने मंच से कहा कि उन्होंने ये भी बताया है कि बहादुरगंज में कई जगहों पर बिना नियम के अवैध रूप से बालू और फिर मिट्टी कटाई जा रही है, जबकि गरीब ट्रैक्टर मालिकों और फिर मजदूरों को माइनिंग के नाम पर तंग किया जा रहा है। वहीं पर पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने सवाल उठाया है कि जब बिहार सरकार की मंशा विकास की है तो फिर विभागीय अफसर क्यों गरीबों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहादुरगंज में निर्माण कार्य ठप हो चुका है क्योंकि आम लोगों के पास ईंट और फिर बालू खरीदने की क्षमता नहीं रह गई है। तौसीफ आलम ने चेतावनी दी है कि यदि खनन विभाग और फिर प्रशासन ने इस मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया तो फिर आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीमांचल के गरीबों के हक के लिए वे सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।